हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा है श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, लिच्छवी जो वैशाली के थे उनका सामंत था। गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त और घटोत्कच जो कि उनके सामंत थे, तो उन्होंने महाराजा से ऊपर कोई अवधि या फिर ऊपर कोई विरुद्ध या उपाधि धारण नहीं की थी। उसके पश्चात उनका पुत्र घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और उसके पश्चात हमने पढ़ा है समुद्रगुप्त के बारे में। आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, अब समुद्रगुप्त का शासनकाल था जो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक, 335 ईस्वी से 380 तक किसका था? समुद्रगुप्त था। अब समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। हकीकत में जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था वो 335 से 375 था। इसके पश्चात यानी कि समुद्रगुप्त के पश्चात एक शासक और हुआ था जो निर्बल और कमजोर शासक साबित हुआ था, उसका नाम था रामगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र, समुद्रगुप्त के दो पुत्र, जिनमें बड़ा था रामगुप्त। निर्बल का मतलब है कि वो कम बलवान था, यानी कि पराक्रम में वो चंद्रगुप्त द्वितीय की अपेक्षा कमजोर था। तो रामगुप्त को गिद्दी से हटाकर उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय वो शासक बन जाता है। कब बनता है? 380 में। तो आपकी जो बुक्स है उनमें यह बात लिखी हुई है कि 335 से 380 तक समुद्रगुप्त ने शासन किया था, जो कि एकदम राइट नहीं है। इन ग्रंथों के जब हम डीप में जाएं तब हमें पता चलता है कि 335 ईस्वी से समुद्रगुप्त का शासनकाल 375 तक था। 375 से 380 ईस्वी तक उसका पुत्र रामगुप्त था, उसने शासन किया था। वो निर्बल और अयोग्य शासक साबित हुआ, तो उसका छोटा भाई 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त अब तक के सभी शासकों में, या हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश के सभी शासकों में सबसे ज्यादा पराक्रमी, वीर, बलवान शासक था। इनकी कूटनीति भी था, जिसने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ साथ कूटनीतिक चालों से उनको अपने पक्ष में किया था। तो हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। तो वर्तमान भारत का मैप है इस तरह से, जबकि गुप्त साम्राज्य के समय तो भारत के साथ काबुल, कंधार यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका भी आता था। यहां तक का एरिया वो भारत में आता था। साथ ही साथ
ये एरिया भी भारत में ही आता था। कौन सा? बांग्लादेश वाला। तो समुद्रगुप्त का जो शासन साम्राज्य था वो था इस तरीके से कुछ। समुद्रगुप्त का था, लाइन अलग पेन से कर देता हूं। यह था समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान साम्राज्य। और इससे पहले जब चंद्रगुप्त था तो उसका साम्राज्य है वो थोड़ा छोटा था, इस तरीके से इतना ही था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ, उसने साम्राज्य विस्तार किया। अब समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने गुजरात सौराष्ट्र का इलाका भी अपने साथ मिला लिया। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये साम्राज्य है बढ़कर यहां तक हो गया था। इससे हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक साम्राज्य में वृद्धि किसके शासनकाल के दौरान थी? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के दौरान। एनी प्रॉब्लम? अब चंद्रगुप्त ने कई समस्याओं का भी सामना किया था, तो उसने कूटनीतिक चालें चली। तो सबसे पहले उसने कूटनीतिक चाल में और वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक संबंध नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से खुद ने विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया। अब नागवंश को अपना क्या बना लिया? संबंधी बना लिया। तो नागवंश की तरफ से इसका खतरा टल गया। दूसरा इसका समस्या सबसे ज्यादा हो रही थी वाकाटक से। वाकाटक साम्राज्य में क्या हुआ? तो वाकाटक जो राजा था, वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड, आगे इसमें एक युद्ध होगा उसमें रुद्रसेन थर्ड है, लेकिन वो शक सत्रप्त है। ये वाकाटक नरेश है, वाकाटक साम्राज्य, शक साम्राज्य अलग है, वाकाटक है ये। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करवा दिया। अब प्रभावती गुप्त का विवाह तो इसने करवाया, लेकिन इसके पीछे इसका जो दिमाग था वो कहां दौड़ रहा था कि जैसे ही रुद्रसेन सेकंड का धरती से टिकट ऊपर के लिए कट जाएगा, यानी कि रुद्रसेन खत्म हो जाएगा, तो वाकाटक साम्राज्य को क्या कर लेगा? वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा। ये इसके पीछे दिमाग था। नेक्स्ट, उसने अब शकों को परास्त करने के लिए, शकों का समूह नाश करने के लिए जो उसने लड़ाई लड़नी शुरू की थी, किसके साथ? शकों के साथ। तो शकों से लड़ा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शकारी। अब ये शका हरि नहीं है, शका अरि या शक का अरि, शक धन अरि, अरि यानी शत्रु, हिंदी में तो होता है ना अरि, शत्रु। तो शकों का शत्रु, शकों का विनाश करने वाला, शकों का विनाश करने वाला। तो इसने शक सत्रप्त, शक शासक का नाम क्या है? शक सत्रप्त रुद्रसेन थर्ड, शक सत्रप्त रुद्रसेन थर्ड को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। शक भारत में कहां पर शासन कर रहे थे? गुजरात महाराष्ट्र के आसपास का ये पश्चिमी भारत के इलाके पर शक शासक कर रहे थे। और इन यहां से शकों को किसने भगा दिया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने भगा दिया था। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब
सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी अयोध्या। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी? अयोध्या। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी? अयोध्या। अयोध्या कब थी? जब तक चंद्रगुप्त फर्स्ट को पाटलिपुत्र है वो देश के रूप में नहीं मिला, तब तक पाटलिपुत्र इनके पास नहीं था। तो श्रीगुप्त व घटोत्कच के समय राजधानी क्या थी? अयोध्या। उसके पश्चात राजधानी कहां लाई गई थी? गुप्त साम्राज्य की नेक्स्ट अगली राजधानी क्या थी? अगली राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, इसने क्या किया कि सेकेंड राजधानी भी बनाया। अब तक तो एक ही राजधानी चल रही थी, अब इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की दो राजधानी बना दी। गुप्त साम्राज्य की दो राजधानी। फर्स्ट राजधानी कौन सी रही थी? पाटलिपुत्र। और सेकेंड राजधानी उज्जैन को बना दिया। द्वितीय राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। और क्या काम किया था इसने? इसने उत्तरापथ यानी कि उत्तर भारत के इलाके को, और अवंती क्षेत्र था जो हमने पढ़ा था अशोक के समय में, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और अवंती की उज्जैन, तो उसने उत्तरापथ और उज्जैन को मिलाया। उत्तरापथ व उज्जैन को मिलाया। और यह काम किया तब उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिलाया। इस काम यानी कि यह काम करने के पश्चात उसने उपाधि धारण की थी, और वे उपाधियां भारत में आज तक वे उपाधि 14 शासकों ने ही धारण की है। और वो उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। उपाधि थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तरापथ एवं उज्जैन, या हम कह सकते हैं इसे अवंती राष्ट्र, अवंती को मिलाया था, एक कर दिया था दो प्रांतों का। तो उस वक्त उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अब तक कुल शासकों की संख्या कितनी है? 14। फिर अब केवल नाम इसका यही नहीं है, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है, अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, सिक्कों पर इसका उल्लेख मिलता है कि यह देवदत्त नाम की एक राजकुमारी थी जो समुद्रगुप्त की वाइफ थी, उसका पुत्र था। तो इसकी माता का नाम क्या था? देवदत्त। माता का नाम था देवदत्त। और इसके नाम क्या मिलते हैं? देवराज, देवश्री, देवराज, देवश्री। ये किसके नाम मिल रहे हैं? समुद्रगुप्त के। और क्या था? विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कम बोलते हैं, लोग बोलते क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये क्या थी? उसकी उपाधि थी। ये भी क्या उपाधियां हैं, लेकिन इसका नाम क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान और क्या हुआ? तो उल्लेख मिलता है हमें कि चीनी यात्री भारत आया था। कौन था? हेनसोंग। चीनी यात्री कौन आया था? हेनसोंग भारत आया था। हेनसोंग 399 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत में रहा था। क्यों आया भारत? इसको क्या आवश्यकता पड़ी भारत आने की? तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। अब नालंदा उस वक्त का सबसे बड़ा केंद्र था, उससे पहले तक्षशिला था, और विक्रमशिला यानी कि बड़े बड़े महाविद्यालय जहाँ संसार के अन्य जो छात्र थे, संसार के अन्य देशों के छात्र थे, वो कहाँ आते थे? भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। भारत उस वक्त शिक्षा की नगरी कहलाता था। तो भारत है।
स्वात प्रदेश से होते हुए उसने भारत में एंट्री की थी। अब कौन आया था? हेनसुआंग। इसकी पुस्तक जो इसने चाइना में जाकर नामकरण किया था उसका नाम था फाकोकी। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि फाकोकी या फोक्योकी पुस्तक किसकी थी? तो फायान सीयू की थी। फायान हेनसुआंग हर्षवर्धन के समय आया था, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और उसकी पुस्तक नाम क्या था? फाकोकी। इसके साथ ही अब अभिलेखों में भी इसका नाम देवराज देवश्री मिलता है। अभिलेख, सिक्के और विशेषकर एक इसका धातु कला में उत्कृष्ट योगदान है वो माना जाता है, वो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है उस कुतुब मीनार के पास इसने महरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। कहां पर? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आज तक इस पर क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में एग्जाम जब होते हैं कि महरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अब जैसे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान उसका महासंधि विग्रह एवं राजकवि था, वैसे समुद्रगुप्त खुद को कवि राजा की उपाधि दी गई थी। तो उसके समय राजकवि था हरिसेन। इसके समय कौन था? इसके समय भी तो कोई महासंधि विग्रह के विदेश मंत्री हुआ होगा, तो उसका नाम था वीरसेन। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में वीरसेन महासंधि विग्रह के पद पर था। और क्या था? और जैसे हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है कि अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। क्या अकबर के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। यानी कि अकबर से पहले 9 रत्न है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इससे हमें पता चल जाता है कि ये कला का प्रेमी था या संगीत का प्रेमी था। यानी कि इसने क्या किया था? कलाकारों को भी अपने दरबार में संरक्षण
दे रखा था। तो उनमें कौन कौन से थे? अमर सिंह, कालिदास, वररुचि, सपणक, शंकु, वरामीर, घटवर्रक, 2 4 6 7। एक और कौन सा बच गया? धन्वंतरी और बेताल भट्ट। ये 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में वृद्धि के लिए यानी कि साम्राज्य के विस्तार के लिए जो भी प्रयास किए थे, उसने इन प्रयासों में क्या किया? सफलता ही अर्जित की थी। विशेष रूप से इसने शकों का समूल नाश कर दिया था। जो शक साम्राज्य पश्चिमी भारत पर और अवंती राष्ट्र के आसपास जो शकों का शासन चल रहा था, उनको समूल नष्ट कर दिया था। अब जो इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो हमें थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए कि विक्रमादित्य कौन था, क्यों ये इतनी उपाधि है वो फेमस हुई। तो शकों और जो हूण थे, हूणों को परास्त करने वाला शासक था उज्जैन का, जिसका नाम था विक्रमादित्य, और उसी के नाम से ये उपाधि है वो आगे सभी शासक जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, काफी महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। और उस विक्रमादित्य ने तो विक्रम संवत की भी स्थापना की थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र है कुमारगुप्त शासक बनता है, और कुमारगुप्त के शासन काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई की जाती है, उसके बारे में। फिर कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा और जो विश्वविद्यालय है उसका भी काफी विस्तार हुआ है। हाँ, ये बात भी है कि विशेष रूप से जो निर्माण भी उसी ने करवाया था। उससे पहले तो श्रीगुप्त ने वहां पर मृगशिखा वन नामक एक छोटा सा क्षेत्र है वो बसाया था, और वही शिक्षा का केंद्र था बहुत जो भिक्षुक थे उनका। और इसके पश्चात जो कुमारगुप्त था उसने नालंदा विश्वविद्यालय है वो बनवा दिया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तविक नींव जो रखी मानी गई है वो है कि नालंदा से 40 योजन दूर, 40 योजन का मतलब होता है एक योजन में 13.5 किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 500-550 किलोमीटर दूर मृगशिखा वन है। वो किसने? तो वो चंद्रगुप्त के जो वंशज थे जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने बसाया था, और वो भी एक शिक्षा का केंद्र था। आगे चलकर कुमारगुप्त ने उसी को नालंदा विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया था। और इसके बारे में कोई जानकारी बची है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे।